ये 5 राज्यों की चुनावी जंग है और इसी में महासंग्राम है। ये उत्तराखंड के लिए लड़ाई है, ये उत्तराखंड में शासन के लिए। लेकिन इसी के साथ जिस हरिद्वार से गंगा यूं अविरल बहती है, विकास की धारा क्या वहां पर उसी तरह से बहती है? इन तमाम मुद्दों पर हम करेंगे चर्चा। पहले तो तालियों के साथ स्वागत कर लीजिए अपना। हरिद्वार की जनता यहां मौजूद रहेगी हमारे साथ। 2 खास मेहमान हमारे साथ स्टेज पर हैं। संजय पालीवाल जी कांग्रेस पार्टी के राज्य मंत्री हैं और ओम प्रकाश जगदंबी जी जो कि यहां पर प्रभारी हैं, मीडिया प्रभारी बीजेपी की तरफ से हमारे साथ शामिल हो रहे हैं इस चर्चा में। लेकिन आइए सबसे पहले आपको रिपोर्ट दिखा देते हैं। लेकिन रिपोर्ट दिखाने से भी पहले आज रहिए आज तक के साथ, क्योंकि मैं एक खास चीज आपको दिखाना चाहती हूँ। जितने मेरे शो में लोग आए हैं उतनी ही पुलिस आज आपको यहां दिखेगी और ये मैं आपको खास तौर पर दिखाना चाहती हूं क्योंकि मुझे ये लगता है कि यहां की पुलिस बड़ी डरी हुई पुलिस है। सर, आपने मेरे शो में तालियां बजाइए साहब। आज जनता को आपने शो में आने से रोका है। ये दिखाइए जरा, पीछे दिखाइए, ये देखिए यहां पर जितनी पुलिस है इतनी ही पुलिस गेट पर भी है और इतनी ही पुलिस बस के उस तरफ भी है। तो साहब आप जरा समझा दीजिए कि इतनी डरी हुई पुलिस क्यों है हरिद्वार की? क्यों रोका आपने जनता को शो में आने से? नहीं, ऐसा नहीं है। इन लोगों ने जो परमिशन मांगी थी 50-60 आपने जिद की थी साहब कि 50-60 ही आने देंगे। ऐसा नहीं है। क्यों? ऐसा नहीं है। क्यों आवाज आपको लगता है कि पूरे देश में पहुंचेगी तो तकलीफ हो जाएगी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो इन्होंने परमिशन मांगी थी उसी के हिसाब से हम लोगों ने किया। आपने एक एक आदमी को स्कैन किया कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा। धन्यवाद। ये ठीक नहीं है सर, ये ठीक नहीं। हम अपना कार्यक्रम करेंगे लेकिन जरा देश भी देखे कि उत्तराखंड की पुलिस कितनी डरी हुई पुलिस है। और ये सवाल है कि जब जनता की आवाज, जनता का सवाल देश के सामने जाना चाहिए तो क्यों इन्होंने यहां पर नाकेबंदी कर रखी है? जितनी जनता नहीं आने दी उससे ज्यादा तादाद में यहां के पुलिस अधिकारी। और सुन रहे अगर हरीश रावत तो सुने, ये सवाल उनसे भी है कि अगर आपका राज्य आप संभाल रहे हैं तो अपनी पुलिस को समझाइए कि इस तरह से ये लोकतंत्र है साहब, इसमें ये नहीं चलता है। अब चलिए रुक करते हैं, आपको दिखाते हैं हरिद्वार से ये ग्राउंड रिपोर्ट। क्या सोच रही है हरिद्वार की जनता, क्या है उसके मुद्दे? ये है हरिद्वार। चुनावी घमासान के बड़े शोर राज तिलक के लिए आज तक की टीम हरिद्वार पहुंच चुकी है। गंगा की अविरल धाराओं के बीच ये हरिद्वार है, यानी हरि का द्वार। कहते हैं जब अमृत मंथन हुआ था तो 4 जगहों पर अमृत की बूंदें गिरी थी, जिसमें उज्जैन है, नासिक है, प्रयाग है, तो एक हरिद्वार है। लेकिन विकास एक ऐसा अमृत है जिससे शायद आज भी हरिद्वार वंचित है। क्या है यहाँ के मुद्दे, क्या सोचते हैं लोग? पहाड़ों पर लगे हैं पोस्टर, लेकिन आखिरी बॉल पर आखिरी सिक्सर तो मारता है वोटर। चलते हैं उसी वोटर से जानने उसकी क्या सोच है, उसकी क्या राय है। सबसे बड़ा मुद्दा ये होगा कि भ्रष्टाचार को लेके होगा। भ्रष्टाचार क्या है क्या नहीं है, उससे रिलेटेड मैटर होगा कि आने वाले टाइम में क्या भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार कौन खत्म करेगा कौन खत्म नहीं करेगा। एजुकेशन बच्चों की बिल्कुल नील है उत्तराखंड एजुकेशन में। सिर्फ 2 शहर रुड़की देहरादून, यहाँ पे एजुकेशन। ऊपर पहाड़ से पलायन, नौकरी नहीं है ऊपर। बहुत परेशानी आती है, एटीएम में पैसा नहीं है, मुश्किल है। 2000 रुपया लिए घूम रहे, फूले नहीं मिल रहे, कोई देने को तैयार नहीं। 2000 रुपया लिए सारे में घूम रहे, कोई देने के लिए तैयार नहीं था। लोग पहाड़ से आ रहे हैं यहाँ पे, बेचारे छोड़ छोड़ के आ रहे हैं। नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं है, बिल्कुल नहीं। हरिद्वार देश का वो पहला शहर है जहां से गंगा मैदानों तक पहुंचती है। 4 धाम यात्रा के लिए प्रवेश द्वार भी हरिद्वार को कहा जाता है। इस चुनाव में लोग भी उम्मीदों के द्वार खोले बैठे हैं। हर बार की तरह नेताओं के खोखले वादे नहीं बल्कि उनकी विकास की बात होगी, उनकी परेशानियों पर गौर होगा। उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों में से 11 सीटें हरिद्वार की हैं। पिछले चुनाव में यहाँ वोटरों की संख्या 1,21,669 थी। आस्था के इस शहर में गंगा की बहती अविरल धारा के बीच लोगों के अच्छे दिन आएंगे, इसी का लोगों को आसरा है। तो चलिए अच्छे दिनों का इंतजार है। एक बार फिर से तालियां हो जाए क्योंकि हरिद्वार की स्पेशल रिपोर्ट और हरिद्वार में आकर ही पता चलता है कि हिंदुओं के सबसे बड़े धार्मिक स्थल में किस तरह से आज भी बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं जिसके लिए लोग टकटकी लगाए बैठे हैं। गंगा किनारे जाइए, कुछ बदला है नहीं साहब, वही है जो 5 साल 10 साल पहले था। लेकिन हरिद्वार के मुद्दों पर आने से पहले जरा एक बार फिर से पुलिस तंत्र आपको दिखाएं उत्तराखंड का। देखिए इस तरफ, अरे छिप क्यों रहे साहब? ये पुलिस वाले देखिए, ये भी लोकतंत्र का एक चेहरा है।
जिसमें पुलिस तंत्र चलाने की कोशिश है और पुलिस वाले कैमरा देख के भागते हैं, क्योंकि उन्हें भी एहसास है कि जनता की आवाज को दबाना किसी भी लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं होता है। अब लिए चलते हैं आपको उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में जो सियासी घमासान छिड़ा हुआ है उस पर नजर डालेंगे। लेकिन उससे पहले पंजाब और गोवा में तो आज वोटिंग हो गई, यानी वहां पर एक तरह से किस्मत तय हो गई है उम्मीदवारों की। पंजाब और गोवा की ये रिपोर्ट, कौन कौन कहां पर दिखा, कौन कौन क्या क्या दावा कर रहा है वोटिंग के बाद। लोकतंत्र की ये सबसे अद्भुत तस्वीर है। 5 राज्यों में से 2 राज्यों में चुनाव संपन्न हो गया। जी हां, पंजाब और गोवा में नेताओं की किस्मत ईवीएम मशीन में बंद हो गई। अब सरकार किसकी बनेगी? पंजाब और गोवा की जनता ने किसको जिताने के लिए बटन दबाया है, इसका खुलासा 11 मार्च को होगा, यानी नतीजे 11 मार्च को आएंगे। पंजाब की 117 सीटों और गोवा की 40 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग हुई। 5 नदियों वाले सूबे पंजाब में वीवीआईपी वोटरों ने वोट डाले तो जालंधर में बूथ पर नए नवेले दुल्हा दुल्हन के साथ पूरी बारात ही वोट डालने पहुंच गई। पटियाला में 80 साल की बुजुर्ग महिला ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। पंजाब में चुनावी वादों और दावों का दौर खत्म हो चुका है। अब तो 11 मार्च को जनता का फैसला सामने आएगा। कोई तिकोनी मुकाबला नहीं। आम आदमी में है पॉकेट्स, अकाली दल बिल्कुल नीचे है, तो अदरवाइज हम बहुत दोनों से बहुत आगे निकले हुए हैं। बदलाव है, सैलाब है, इनकलाब है, एक नए सूर्य का उदय है। सोनिया जी को, राहुल भाई को, प्रियंका जी को हमारी तरफ से पंजाब में सृजन, उमंग, तरंग का एक नया तोहफा जाएगा। पंजाब में झाड़ू बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है और 100 से ज्यादा सीटें आ रही है। वो कैप्टन अमरिंदर सिंह को ड्रामे करने के लिए यहाँ है, जमानत जब्त करके इसको भेज देंगे। वो आम आदमी पार्टी के बारे में क्या कहेंगे आप? वो तो थर्ड पोजीशन। पंजाब में 117 सीटों पर 1145 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें 81 महिलाएं हैं और पंजाब में 66% वोटिंग हुई। गोवा में भी लोकतंत्र का पर्व धुआंधार वोटिंग के साथ मनाया गया। कतार में देश के रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर भी वोट डालते हुए नजर आए। मैं आपको लिख के देता हूँ, क्लोज एनवलप में सील करो, 11 तारीख शाम को निकालो। स्टेबल गवर्नमेंट आप इसलिए कहते हैं क्योंकि छोटी पार्टियों को साथ में लेना पड़ता है, नुकसान होता है सरकार चलाने। नहीं तो 2/3 मिलेगा हमें। गोवा में 5 पूर्व सीएम और मौजूदा मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर मैदान में हैं। गोवा में रिकॉर्ड तोड़ 67% मतदान हुआ। अमृतसर से अशोक सिंघल के साथ साहिल जोशी, पणजी, आज तक। पंजाब और गोवा तो हो गया, अब बात उत्तर प्रदेश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, सबने आज चुनावी शंखनाद एक तरह से बड़ी बड़ी रैलियों के साथ उत्तर प्रदेश में किया है। इधर अखिलेश भी दहाड़ रहे हैं। देखिए चुनावी संग्राम उत्तर प्रदेश का। दिल्ली के सरकार में जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने धोखा दिया, इसलिए वोट इधर उधर हो गया। उनके तो परिवार में ही प्रॉब्लम है, एक से माँ परेशान है, दूसरे से बाप परेशान। ये क्या यूपी का भला करेंगे? वर्तमान सपा सरकार में इनका काम कम और अपराध ज्यादा ही बोलता रहा है। यूपी के दंगल में अब एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले शुरू हो चुके हैं। यूपी चुनावों की तारीखें जैसे जैसे नजदीक आ रही हैं, नेतागण एक दूसरे को सियासत के चक्रव्यूह में फंसाने की पुरजोर कोशिशों में जुट गए हैं। वोटरों को लुभाने के लिए महारैलियों में महाशक्ति का प्रदर्शन शुरू हो चुका है। रैलियों के इस रण में मायावती से लेकर अखिलेश तक और अमित शाह से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उतर आए हैं। 11 फरवरी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 15 जिलों की 73 सीटों के लिए चुनाव होना है। पहले चरण के इस रण में मोदी ने मेरठ से हुंकार भरी और मेरठ में महारैली के मंच पर 18 विधानसभा सीटों के बीजेपी उम्मीदवार मोदी के साथ आए। मेरा सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव का सुगम बनाने के लिए मुझे भी मेरठ की धरती से आरंभ करने का अवसर है। देश के आजादी के आंदोलन को देखा जाए
मेरठ में मोदी विरोधियों पर बरसना शुरू हुए तो सबसे पहले निशाने पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन ही आया। एक दूसरे के खिलाफ, और आज से नहीं, पिछले कई दशकों से एक दूसरे को खत्म करने के लिए कोई मौका नहीं छोड़ते थे। आज गले लग करके बचाओ बचाओ बचाओ। मोदी ने मेरठ में हुई कारोबारी की हत्या के मुद्दे को भी उछाला तो ये भी कहा कि उनकी लड़ाई भ्रष्टाचार और गुंडाराज के खिलाफ है। मोदी ने डंके की चोट पर यह भी ऐलान किया कि 2.5 साल में उन पर कोई कलंक नहीं लगा है। मेरे प्यारे उत्तर प्रदेश के भाइयों बहनों, 2.5 साल हो गए, 2.5 साल हो गए। मोदी के नाम पर कोई कलंक है क्या? कोई कलंक है क्या? देश का नुकसान हुआ हो ऐसा कोई काम किया है क्या? मोदी ने कहा कि मेरठ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास का द्वार है, लेकिन इसका हाल बेहाल है। कोई भी सामान्य नागरिक शाम को जिंदा घर लौटेगा इसकी गारंटी नहीं है। मोदी ने अखिलेश सरकार को घेरते हुए कहा कि केंद्र ने जो गरीबों के लिए फंड दिया, यूपी सरकार ने उसे खर्च ही नहीं किया। दिल्ली से मैं उत्तर प्रदेश की कितनी ही मदद करना चाहूं, लेकिन अगर इस सरकार में दम नहीं होगा, इस सरकार में इरादा नहीं होगा, तो या तो वो रुके कहीं और चले जाएंगे, या तो वो रुके ऐसे ही बड़े बड़े उतर जाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि यूपी में स्कैम चल रहा है, उसे हटाना है, यूपी में परिवर्तन लाना है। मोदी ने मेरठ से नोटबंदी और सर्जिकल स्ट्राइक पर भी अपनी पीठ थपथपाई। दुनिया के बड़े बड़े देश अभी अध्ययन कर रहे हैं, ये कैसे हुआ, इतना बड़ा ऑपरेशन, और पाकिस्तान की धरती पर जाकर के पाई का हिसाब चुकता कर दिया, पाई का हिसाब। जब तक मैं हूं मैं चैन से बैठूंगा नहीं, और मैं लुटेरों को चैन से बैठने नहीं दूंगा। मेरठ में मोदी ने मोर्चा संभाला तो मथुरा में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने अखिलेश यादव पर करारा वार किया। 15 साल से उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से सपा बसपा बसपा सपा एक क्रम चलाया है, वो क्रम ने उत्तर प्रदेश को हर क्षेत्र में बहुत पिछड़ा बना दिया। विकास की रेस में उत्तर प्रदेश पूरे देश से पिछड़ गया। यूपी के दंगल में बीजेपी अपना पूरा दमखम लगा रही है, लेकिन अखिलेश और मायावती भी वोटरों के सामने मुद्दों की बिसात बिछा रहे हैं। मेरठ से संजय शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। आजकल कई बार लगता है कि चुनाव मुद्दों से भी ज्यादा उन भाषणों पर लड़े जाते हैं जो नेता रैलियों में देते हैं, और इसीलिए एक से एक आपको शब्द और तरीके दिखाई देंगे भाषणबाजी के, प्रहार भी उतने ही कड़े शब्दों में। सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं और कैसे उसका जवाब दे रहे हैं अखिलेश यादव। उत्तर प्रदेश की सरकार को 950 करोड़ रुपया दिया, और ये 40 करोड़ रुपया भी खर्च नहीं कर पाए। वो पूरी दिन कभी चाचा तो कभी पापा तो कभी चाची तो कभी भतीजा, कभी मामा तो कभी मामा का साला, तो कभी साले का भतीजा, तो कभी भतीजे की बहू, न जाने कहां क्या हाल करके रखा है उत्तर प्रदेश। दिल्ली के सरकार में जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने धोखा दिया, इसलिए वोट इधर उधर हो गया। अब तो उन्हें समझ लिया सबने कैसे हैं वो, उनके बारे में सब जान गए अब केंद्र सरकार कैसी है। कुछ भी कह सकते हैं वो लोग, याद रखना। और उनके प्रत्याशी सब जगह घुमाए होंगे, कुछ मंच के नेता जानते होंगे, थोड़ा घुमक्कड़ हैं,
तो छुट्टी पे रखोगे तो ज्यादा घूम सकेंगे। उत्तर प्रदेश में हत्या करने वालों पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। उत्तर प्रदेश में इंदिरा गांधी और राजनीतिक आश्रय से पली बड़ी गुंडाओं को आश्रय देने वाले, गुंडागिरी को आश्रय देने वाले गैर की सत्ता को हटाना है कि नहीं हटाना है, जो गैर की जिंदगी जीना है कि नहीं जीना है। कोई भी कुछ भी कह के चला जाता है और वोट पा जाता है। हमें और आपको कहा कि हम अच्छे दिन आएंगे और बड़ी संख्या में लोगों ने समर्थन कर दिया। मैं पूछना चाहता हूं कि हमने आपने हर तरह के दिन देख लिए, सर्दी वाले दिन तो अभी चले गए हैं। उत्तर प्रदेश तय करे, आपको स्कैम चाहिए कि भाजपा का चाहिए? आपको स्कैम चाहिए कि कमल चाहिए? भाइयों बहनों, भाजपा की लड़ाई स्कैम के खिलाफ है। स्कैम का मतलब है एस समाजवादी, सी कांग्रेस, ये अखिलेश, एम मायावती, इनके खिलाफ। जब से ये रोड शो हुए लखनऊ के और आगरा के, ये बड़ी बड़ी पार्टी के नेता, और मुझे लगता है आज जो मेरठ में भाषण दिया है प्रधानमंत्री, वो भी घबरा गए। वो कह रहे हैं कि अखिलेश और कांग्रेस से उत्तर प्रदेश को बचाना है। कोई नया शब्द स्कैम वाला बताया कि स्कैम से बचाना है समाजवादी, कांग्रेस, अखिलेश और मायावती। अरे भाई, उनसे क्यों बचाते? वो तो हमारी बुआ है, उनके झगड़े में क्यों फंस रहे आप? और फिर जब आपको गुजरात में जरूरत थी वोट की, तो आपने इन्हीं को बुला करके गुजरात में वोट मांगा था कि नहीं मांगा था? अगर आपके स्कैम का मतलब है हमारे नाम, तो हम समझते हैं हमारे स्कैम में आपके नाम आते हैं। हमें देश को अमित शाह और मोदी जी प्रधानमंत्री से बचाना है। अगर आपके स्कैम में समाजवादी, कांग्रेस, अखिलेश और मायावती से बचना है, तो एस सेव हमें करना है देश आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रधानमंत्री से, क्योंकि लोगों को बहुत गुमराह किया है इन्होंने। अब लौटते हैं उत्तराखंड में और उत्तराखंड की आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। आजकल हरीश रावत साहब बाहुबली बने फिर रहे हैं। जी हाँ, एक वीडियो में उन्हें बाहुबली अवतार में दिखाया गया है। चुनाव प्रचार का ये रंग ढंग भी देखिए। कार की छत पर सवार हरीश रावत वोट मांगने के लिए निकल पड़े हैं। यहाँ कांग्रेस और बीजेपी का मुकाबला कड़ा है, लिहाजा मुख्यमंत्री हरीश रावत पूरे तन मन धन से लगे हुए हैं। उत्तराखंड के सूबे की राजनीति रोमांचक मोड़ लेती जा रही है और चुनाव प्रचार के अलग अलग तरीके अपनाए जा रहे हैं। मैं तो लोकतंत्र का एक विनम्र सेवक हूँ। कोई व्यक्ति होंगे जो उस रूप में हमको देख रहे होंगे, मैं नहीं जानता। हरीश रावत उत्तराखंड की धारचूला सीट से मौजूदा विधायक हैं और अपने दम पर 2017 का रण जीतने निकले हैं। दिलीप सिंह राठौर, उधम सिंह नगर, आज तक। हरीश रावत जी के ही उत्तराखंड में हम हैं और हरिद्वार की जनता एक ब्रेक के बाद दागेगी सवाल नेताओं से। हम हरिद्वार में मौजूद हैं और हरिद्वार की दागेगी अपने नेताओं से सवाल। नेता भी तैयार है, संजय पालीवाल जी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, ओम प्रकाश जी बीजेपी की तरफ से। लेकिन जनता के सवाल लेने से पहले एक बार फिर से आपको यहाँ का पुलिस तंत्र जरा दिखाना चाहते हैं और इसीलिए सुबोध जी जरा दिखाइए एक बार फिर से। जितनी जनता नहीं उससे ज्यादा पुलिस। और सवाल ये कि गेट पर खड़े होकर और ये बजा रहे हैं, वहां पर लोगों को आने से रोक रहे हैं। इस पर सवाल सीधा है कि आपको इतनी चिंता है सर हमारी, बड़ी अच्छी बात है। जरा जनता की चिंता उन दिनों भी करिए जब चुनाव नहीं होते हैं। और इसी के साथ जनता की आवाज दबाना किसी भी लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं होता है। अब शो की शुरुआत करते हैं, क्योंकि अभी भी गेट पे कई लोग हैं जो शो में हिस्सा लेना चाहते थे, शामिल होना चाहते थे। मैं आप ही के सवाल के साथ शुरुआत करना चाहती हूँ। आइए सवाल पूछे। जी हाँ, सबसे पहले तो मेरे सरकार से यही सवाल है कि बेरोजगारों को अब तक रोजगार क्यों नहीं दिया जा रहा, गरीबों का गरीबी स्तर क्यों नहीं उठाया जा रहा है, क्यों सड़कों का निर्माण नहीं किया जा रहा है। क्या करते हैं आप? जी मैं बिजनेसमैन हूँ। हाँ, पूरा करें सवाल।
जी, तो कब मैं ये जानना चाहता हूं कि कब इसका विकास किया जाएगा, कब हरिद्वार का विकास किया जाएगा, कब हरिद्वार का स्तर देश पे आ जाएगा, इसका आप बता सकते हैं कि कब हरिद्वार का विकास किया जाएगा? क्यों गरीब का स्तर अभी नीचे है, कब उठेगा इसका स्तर? कब आप शिक्षा का रोजगार कहेंगे? कब तक गरीब को शिक्षा पहुंचेगी? इसके बारे में कुछ बता पाएंगे आप? सड़क क्यों नहीं बन पा रही है? नेशनल हाईवे जो कि शहर को एक दूसरे शहर से जोड़ता है, अब तक नहीं बन पा रहा है। इसके कारण जो ट्रैफिक जिम्मेदार है, इसका जिम्मेदार कौन है? क्यों ये ट्रैफिक इकट्ठा हो रहा है? बताएंगे आप? सवाल संजय जी जवाब दीजिए। मैं पहले तो आपको देवभूमि में जो आज तक की टीम आई राष्ट्रीय प्रोग्राम में, आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और जितने भी यहाँ लोग शहर के उपस्थित हुए उन सबको भी बधाई देता हूं कि आपके चैनल के बुलावे पे सब लोग आए और उत्साह बना, वातावरण आपने बनाया। और जैसा अभी भाई ने मेरे पूछा कि हरिद्वार का विकास क्यों नहीं हुआ, जब से उत्तराखंड बना, उत्तराखंड देवभूमि है, और इस देवभूमि को बनाने के लिए, इस प्रदेश को बनाने के लिए यहाँ के युवाओं ने और यहाँ की महिलाओं ने बड़ा संघर्ष किया, बड़ा बलिदान दिया, और ये प्रदेश बना। और जब ये प्रदेश बना था, उत्तर प्रदेश के अंदर था, उसके बनने के बाद 2000 में इसका गठन हुआ, तब भाजपा की सरकार आई यहाँ 1.5 साल। उसके बाद जब चुनाव हुआ 2002, सर यही होता ना, भूमिका बनाने में नेता इतना टाइम ले लेते हैं कि सवाल पे आते ही नहीं है। जब 2002 में यहाँ सवाल स्पष्ट था, संजय पालीवाल जी आप रुके और मेरे सवाल को साफ साफ सुने। सवाल ये था कि क्यों नहीं आप यहाँ पर सड़कों से लेकर रोजगार के मुद्दे पर कुछ कर पाए हैं। 5 साल से आपकी सरकार, पूरी कहानी मत सुनाइए, उस बलिदान पर सबने उसी तरह से पानी फेरा है। विकास की बात ये रही, जब हरिद्वार में हमारी सरकार आई तो हरिद्वार सिर्फ गंगा जी के नाम पर पहचान थी, एक प्राण कलियर के नाम पर यहाँ तीर्थ यात्री आते थे। इस हरिद्वार में एक सिर्फ BHEL फैक्ट्री थी, वो भी कांग्रेस की देन थी। और आज हरिद्वार के अंदर कम से कम 4 या 5 हजार फैक्ट्री इस कांग्रेस की देन है। पूरे हरिद्वार जिले के अंदर आप सिडकुल से लेकर, भगवानपुर से लेकर, इकबालपुर से लेकर, झबरेड़ा से लेकर, लक्सर से लेकर सारे जिले में फैक्ट्रियों का जाल बिछा दिया। आपने अपने मैनिफेस्टो में ये कहा कि स्थानीय युवाओं को 70% रोजगार देंगे, क्या कितने स्थानीय युवाओं को रोजगार दिया, इसका जवाब दें। बिल्कुल, उज्जवल पंडित जी आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मैं कह रहा हूं जो फैक्ट्रियां लगी, उज्जवल पंडित जी आपने भी पतंजलि का स्टोर का उद्घाटन किया, ये देन है कांग्रेस की। अगर इस हरिद्वार में अगर विकास हुआ, मैं सुनो पंडित जी, एक सेकंड, अब या तो सवाल का जवाब लो, आवाज नहीं जाएगी, रुक आप प्रश्न कर, आप प्रश्न भी कर रहे हो और जवाब भी नहीं सुनोगे। अरे आपने, हमने जो फैक्ट्रियां लगाई, आपको अगर उसमें देखना है कितने यहाँ के युवा युवतियों को हमने रोजगार दिया, तो आप जाके फैक्ट्रियों के बाहर देखो। अगर 70% लोग अपने काम पर, आपको लगता है कि 5 साल में आप इतना ही कर सकते थे, यही कर सकते थे? नहीं, बहुत कुछ करा इस हरिद्वार में। अब देखिए पलट गए। अभी तो आप कह रहे थे हमने सब कर लिया। आपको गर्व है ना अपने 5 साल के काम पे सर? विकास इतनी एक ऐसी चीज है, जितना करो उतना कम है, और जब तक करोगे विकास के लिए बहुत रास्ता है। जब तक करोगे, जब तक कभी खत्म नहीं होगा। इच्छा शक्ति होनी चाहिए विकास की। विकास के बहुत काम है, विकास कभी खत्म नहीं होता, जितना करोगे उतना कम है, विकास करते रहना चाहिए। ओम प्रकाश जी, क्यों बीजेपी के लिए लोग यहाँ पर वोट करें? देखिए, अभी सिडकुल की बात हो रही थी। केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और अटल बिहारी वाजपेयी ने उत्तराखंड को औद्योगिक पैकेज दिया था। 2014 तक वो पैकेज दिया गया था, लेकिन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने उस पैकेज को खत्म कर दिया, 2010 में ही खत्म कर दिया। आप बताइए, ये सिडकुल की बात कर रहे हैं, कितना बड़ा दुर्भाग्य है। 2010 में पैकेज खत्म कर दिया, 5 लाख युवाओं को रोजगार मिलता और 5,000 फैक्ट्री और मेरे सवाल पे जी। ये आपका जवाब है मेरे सवाल पे। मैंने आपसे क्या पूछा था? देखिए मेरा सवाल दोहराएं आप। देखिए, मैंने आपसे क्या पूछा? 5 साल में पूछा बीजेपी को लोग वोट क्यों दे, तो आप बता रहे हैं कि इन्होंने क्या किया। अरे साहब, आप क्या कर सकते हैं ये बता दीजिए। देखिए, बीजेपी को वोट इसलिए देंगे, बीजेपी विकास करती है, सबका साथ चलती है। 5 साल की बात मैं आपको बता रहा हूं, इन्होंने 5 साल में क्या विकास किया, मैं इनसे पूछना चाहता हूं। 5 साल इनकी सरकार थी, 1 रुपया भी बताइए आप मुझे। 1 रुपया राज्य योजना का यहाँ नहीं लगा है, 1 रुपया भी। सांसद कौन है यहाँ का सर? सांसद निधि लग रही है ना, राज्य योजना का है। किस पार्टी से है? देखिए, भाजपा से है। भाजपा से है ना? 2 साल से है। तो क्या हुआ, वो काम क्यों नहीं कर पा रहे? उनके हाथ किन्होंने बांध दिए? सरकार किसकी है? किसने बांध दिया? सरकार किसकी है? उनका हाथ किसने बांधा है? प्रदेश में सरकार किसकी है? दोष लगाना बड़ा आसान होता है दरअसल। देखिए मैडम,
केवल सांसद का हिसाब, और हरिद्वार में तो विधायक ज्यादा बीजेपी के ही है सर। केवल कहाँ छिपिएगा? देखिए आप केवल विधायक निधि, सांसद निधि से विकास नहीं थोड़ा कर सकते। इनसे एक दो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछ लेने दीजिए। सांसद आपके, हाँ, विधायक कितने? देखिए विधायक फिर देखिए नंबर बताइए ना सर। सुन तो लीजिए ना पहले, नंबर पाँच सुनिए। विधायक 11 में से 5, विधायक निधि 11 में से 5, फिर आप मेरा सवाल उत्तर तो सुनिए। मेयर किसका? आप उत्तर तो सुनिए। केवल विधायक निधि और सांसद निधि से विकास नहीं हो सकता है। राज्य सरकार आपकी थी, राज्य योजना पैसा कहाँ दिया आपने? ठीक है, अगला सवाल उठिए। मैं बीजेपी या कांग्रेस दोनों से एक ही प्रश्न पूछना चाहूंगा कि ये देवभूमि है, उत्तराखंड की भूमि देवभूमि कही जाती है, और उत्तराखंड की भूमि पर, देवभूमि पर जो है शराब घर घर परोसी जा रही है वोट के नाम पर। ये शराब कब बंद होगी? और दूसरा, उत्तराखंड में गली गली मोहल्ले मोहल्ले में मांस की दुकानें देखने को मिलती है। लोग यहाँ हरिद्वार का गंगा दर्शन करने के लिए आते हैं, गंगा स्नान करने के लिए आते हैं, बद्रीनाथ जाते हैं, केदारनाथ जाते हैं, और वहां पर उन्हें मांस की दुकानें, शराब की दुकानें देखने को मिलती है। शराब बांट कर वोट मांग रहे हैं, दोनों से सवाल था उनका। देखिए मैं शास्त्री जी को बड़ा धन्यवाद देता हूं जो उन्होंने सवाल किया। हरिद्वार की जनता इससे बहुत त्रस्त है और हमारी सरकार बहुत कोशिश कर रही है इस काम को, लेकिन यहाँ जो स्थानीय विधायक हैं उन्होंने यहाँ सबसे बड़ा अगर कोई रोजगार दिया, हाँ। अगर सबसे बड़ा कोई रोजगार युवाओं को दिया तो सिर्फ शराब का दिया, शराब बेचने का दिया। और दूसरा क्वेश्चन शास्त्री जी ने बहुत अच्छा करा कि हरिद्वार तीर्थ स्थान है और इस देश और विदेश में हरिद्वार का नाम दुनिया में गंगा जी के नाम पर ये थे। एक मिनट मैडम, आपके विधायक ने रोका। मैडम एक मिनट, आप ही खाली बोलिए, आप जोर से बोल रहे, बेचारे धीरे बोल रहे हैं। मैडम उनका क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन का जवाब मैडम क्वेश्चन का जवाब उससे आरोप है। आप ऐसा क्यों मानते हैं कि सिर्फ कांग्रेस के ही नेता शराब बांट रहे हैं? रुक जाइए, इनको भी जवाब देने दीजिए। आपका मंत्री आपका है। देखिए सत्ता आपकी है, सरकार में आप है, पुलिस प्रशासन आपका है, शराब आप बिकवा रहे हैं, शराब आप रुकवा सकते हैं। विधायक के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं निराधार हैं, झूठे हैं, बिल्कुल में इस आरोप पर सरकार नहीं है। अगला सवाल। बिल्कुल सरकार नहीं है विधायक का। देखिए मेरा प्रश्न आपसे है जमदग्नि जी, आपके विधायक शिक्षा मंत्री रहे तो प्राइमरी स्कूलों की हालत क्या है और वो 10 लाइब्रेरी कहाँ बनी है विधायक निधि से, आप मुझे बता दीजिए। जनता खोज रही है लाइब्रेरी कहाँ है। देखिए 10 लाइब्रेरी की घोषणा कर दी, कहाँ है लाइब्रेरी? चलिएगा अभी लाइब्रेरी देखने। लाइब्रेरी मैं कल आपको लाइब्रेरी दिखा दूंगा। वो कह रहे हैं कि लाइब्रेरी नहीं मिल रही। बिल्कुल लाइब्रेरी है, मैं कल आपको लाइब्रेरी दिखा दूंगा। मैं कल आपको एक बात कह रहा हूँ, एक लाइब्रेरी में झूठ बोल रहे हैं, क्यों गंगा के तट पे झूठ बोल रहे हो प्रभु, आप बता दीजिए। दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि जब आपके पास नगर विकास मंत्रालय था, आपने निषिद्ध क्षेत्र में 16 मांस के लाइसेंस विधिवत जारी किए। आज परिस्थिति यह है कि तीर्थ नगरी के प्रवेश द्वार पर मांस की मंडी खुल गई है। देखिए ठीक है, इसका अगला सवाल उठिए। मैडम हम बीजेपी को दल बदल, बीजेपी ने इस उत्तराखंड पर थोपा, हम दल बदल के लिए बीजेपी को क्यों वोट दें? मैं युवा इनसे पूछना चाहता हूँ। जवाब दीजिए, सीधा सवाल है। अरे ओम प्रकाश जी, आप उधर आप जनता के सवाल भी नहीं सुन रहे हैं। ये तो गंभीरता है इस देश में नेताओं की। वो कह रहे हैं दल बदलने वाले बीजेपी को, जो अपनी तरफ लोगों को इधर उधर करते हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने बचा लिया, नहीं तो हरीश रावत जी तो गए थे। तो आप इसका जवाब दीजिए कि क्यों आपके लिए वोट करें। युवा पूछ रहा है। देखिए भारतीय जनता पार्टी दल बदलने वाली नहीं है, कांग्रेस के लोग छोड़ के आ रहे हैं, कांग्रेस खत्म होती जा रही है। मैडम आप ओम प्रकाश जी भारत की बात कर रहे हैं। माइक पे हाथ ना रखें प्लीज, मैं माइक पकड़ रही हूँ। ओम प्रकाश जी, आप 10 लोगों को निजी विमान से क्यों लीला होटल जब 15 बंदे आके कमरे थे वहां लेके गए और दल बदल कह रहे हैं कि आप वो दल बदल नहीं कर रहे हैं। आप लोगों ने 10 लोगों को, विधायकों को लेके गए, आप उनको उनके हालात पे छोड़ो, बसों से जाते। आप लोग कैलाश विजयवर्गीय आपके महामंत्री हैं, वो लेके जाते हैं, आप हम पे। इसका जवाब दीजिए, इसका जवाब दीजिए। कांग्रेस अपना घर नहीं संभाल पाई, कांग्रेस में बगावत है, कांग्रेस से लोग छोड़ के भाग रहे हैं। हम क्या कर सकते हैं? यदि कोई भारतीय जनता पार्टी मानना चाहता है, कांग्रेस मुक्त और भारत करना चाहता है, तो हमारी क्या गलती है? अगला सवाल। देखिए उत्तराखंड की सबसे बड़ी समस्या पलायन की है और यहाँ का दुर्भाग्य है कि यहाँ के मुख्यमंत्री को
पर्वतीय क्षेत्र को छोड़कर वहां की पलायन की समस्या के त्रस्त होकर स्वयं मुख्यमंत्री को मैदानी क्षेत्र में आना पड़ा, इसके पीछे क्या कारण है? संजय पालीवाल जी। इसका ये कारण नहीं है। पलायन रोकने के लिए मुख्यमंत्री जी ने छोटे छोटे उद्योग तमाम पहाड़ पे खोलने शुरू करे हैं। जो हमारी टिहरी झील थी उसको टूरिस्ट स्थल बना। अरे सुनो तो सही, सुनो ना यार, यहाँ क्यों लड़ना मैं बताऊं। यहाँ इसलिए लड़ना उन्हें, इसलिए इधर आइए, इधर आइए। मैडम इसका जवाब तो दे दूं मैं। हाँ दीजिए, दीजिए। इसका जवाब ले लो ना मेरे से। हरीश रावत जी को हरिद्वार आकर इसलिए लड़ना पड़ा, जो लोग इस बात को फैलाते थे पहाड़ और देसी बात, तो रावत जी ने कहा इस प्रदेश में न पहाड़ी है न देसी है, इस प्रदेश का हर आदमी नागरिक है, इसलिए मैं पहाड़ छोड़कर हरिद्वार से लड़कर दिखाऊंगा। और हरिद्वार विकास कार्यों में विश्वास नहीं था, इसलिए वो 2 सीटों से लड़ रहे हैं। उन्हें अपने विकास कार्यों में विश्वास नहीं है। खनन उन्होंने चलाया, शराब उन्होंने चलाई, दारू अपनी बेची उन्होंने, डेनिस दारू उनकी बिकी है पूरी। खनन जबरदस्त गंगा खोद दी। इसका जवाब उन्होंने दे दिया। अगला सवाल लेते हैं युवाओं में से। पूछो। मेरा सवाल सीधा ओपी जमदग्नि जी से है कि जब ये सांसद प्रतिनिधि हैं, मेरा सवाल ये है कि 2010 में निशंक जी मुख्यमंत्री थे, तब उन्हें कुंभ मेले के लिए 565 करोड़ रुपए केंद्र ने दिए, आवंटित करे केंद्र ने। और अब जब ये यहाँ से सांसद थे तो 2016 में अर्धकुंभ के लिए 1 भी रुपए की राशि केंद्र से नहीं दिला पाए। क्यों नहीं दिला पाए? ये कुंभ से जुड़ा आपका भी सवाल था। यही सवाल था कि हमारी जब केंद्र में सरकार थी तो हमने बगैर भेदभाव के उत्तराखंड में निशंक जी की सरकार को। आप बीजेपी से है, हमारी सरकार थी बोला आपने। कांग्रेस से। और जब ये धर्म के नाम पे राजनीति करने वालों की सरकार केंद्र में बनी तो इन्होंने अर्धकुंभ के नाम पे। जवाब दीजिए मैडम। अर्धकुंभ के नाम पे केंद्र सरकार ने 165 रुपया दिया, 165 करोड़ रुपया दिया। अब जवाब 165 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने अर्धकुंभ के नाम पे दिया। सरकार दिया पैसा, आप रिकॉर्ड लीजिए मेरे से। 165 करोड़ रुपया दिया, 165 करोड़ रुपया दिया। आप लाइए मेरे पास, ऑन रिकॉर्ड है। 165 करोड़ रुपया आप खर्च नहीं कर पाए। नहीं। अगला सवाल। एक से मैं ये पूछना चाहती हूँ दोनों ही पार्टी वालों से कि जब भी किसी की भी सरकार रही हो, मेडिकल फैसिलिटी क्यों नहीं है हरिद्वार में? क्यों हर रोज एक आदमी मर रहा है कहीं पे भी? अभी हम लोगों ने सर्वे किया था हॉस्पिटलों का, तो वहां पे पता चला कि कोई भी मेडिकल फैसिलिटी नहीं है। मशीनें तो आ गई हैं पर उनको ऑपरेट करने वाला कोई नहीं है। तो अब तक क्यों नहीं हुआ है? उस पर काम क्यों नहीं हुआ है? यहाँ पे हरिद्वार की जनता दिन प्रतिदिन मरती जा रही है, गरीब लोगों के लिए तो कोई भी फैसिलिटी नहीं है। तो क्यों नहीं किया गया? चाहे बीजेपी की सरकार थी या कांग्रेस की सरकार है। इसका मतलब समझते हैं सर आप? ये आपराधिक अनदेखी है इस देश में सत्ताधारी लोगों की। अस्पताल नहीं काम करते, मशीनें लगी होती हैं, ऑपरेट करने वाले लोग नहीं होते हैं। किसी कोई ज्यादा बीमार हो जाए एम्स की तरफ लोग ताकते हैं और दिल्ली में फिर सड़क पर सोते हैं ताकि परिवार वाले का इलाज हो सके। कितनी शर्मनाक स्थिति है सर। ऐसा नहीं है। यहाँ एक सरकारी अस्पताल था जब अर्धकुंभ था हमारा। अर्धकुंभ में हमने। आप अपना इलाज कहाँ कराते हैं? हरिद्वार। कौन सा हॉस्पिटल? सरकारी हॉस्पिटल। टेस्ट वेस्ट कराने में दिक्कत नहीं आती? कोई दिक्कत नहीं। आपको तो स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता होगा। वहाँ जो मशीन है सरकारी अस्पताल में, जो खून टेस्ट करने की मशीन है, शायद प्राइवेट हॉस्पिटल में भी नहीं होगी। ठीक है, तो ये आप किस हॉस्पिटल की बात कर रही हैं? मैं जो 3 हॉस्पिटल यहाँ पे हैं, जिला अस्पताल, मेला अस्पताल और एक ज्वालापुर में है अस्पताल, उनकी बात। दोनों में से कोई एक तो गलत बोल रहा होगा। मैं कह रहा हूँ मैडम ये सही बोल रही हैं। ये सही बोल रही हैं, लेकिन तो आपने गलत बोला। अरे सुनो, तो आपने गलत बोला। नो, मैं कह रहा हूँ जो जिला अस्पताल था उसको बहुत कुछ अपग्रेड करा। जो खून टेस्ट की आपने बात करी, वहाँ वो मशीन है जो शायद हरिद्वार के आसपास किसी भी जिले के हॉस्पिटल में नहीं होगी। मैं मशीन है, उसे ऑपरेट करने वाला कोई नहीं है वहाँ पे। मैं खुद गई थी आज और मैंने पता किया था वहाँ पे ऑपरेट करने वाला नहीं है। वहाँ पे मेरे को वहाँ से जो मिला है फीडबैक, तो उन्होंने बोला कि हम कह के थक गए। जो भी नेता बनता है आता है और कहता है कि क्या जरूरत है यहाँ पे रखने की, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे जो प्राइवेट हॉस्पिटल है तो यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो उन लोगों ने मुझे ये फीडबैक दिया वहाँ से। असली मामला मैडम, मैं यही सोच रही थी कि प्राइवेट हॉस्पिटल का नाम स्वास्थ्य के प्रति बड़ी सचेत हैं। सवाल लेंगे आप लोगों के सवाल। एम्स का हॉस्पिटल हम ही लाए इसी केस में। लोग दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है, हम ही लाए एम्स का हॉस्पिटल। हम लाए एम्स का हॉस्पिटल। गुलाम नबी आजाद जब स्वास्थ्य मंत्री थे, अरे गुलाम नबी आजाद जब स्वास्थ्य मंत्री थे, उन्होंने उद्घाटन किया था एम्स का। एक सेकंड, हम ही लाए एम्स का हॉस्पिटल हरिद्वार में। एक सेकंड, इस सवाल के साथ एक ब्रेक पर जाना है। एक सेकंड रुक जाइए। मेरा सवाल डॉक्टर संजय पालीवाल जी से है। आप पिछले 5 साल से सरकार का हिस्सा है राज्य मंत्री के रूप में। अभी बाजपुर में हरीश रावत जी ने कहा
कि मेरे बहुत सारे मंत्रियों के खिलाफ शिकायत थी, लेकिन मैं सरकार बचाने के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सका, यानी कि जनता के हितों के साथ खिलवाड़ किया गया। आप आगे सरकार बनाने के लिए दावा कर रहे हैं। संजय पालीवाल का जवाब ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए राज तिलक, देखते रहिए। वक्त की कमी है, 3 सवाल मैं जल्दी से लेना चाहती हूँ, खड़े होइए जल्दी। मैडम मेरा तो सवाल तो ये है, केवल आप ओम प्रकाश जी बताएं, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री कौन होंगे? आपदा घोटालेबाज, बीज घोटालेबाज, कुंभ घोटालेबाज, कौन सा चेहरा होगा? दीजिए जवाब दीजिए। देखिए भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री का चेहरा है कमल का फूल, और तुम्हारा शराब घोटाला, तुम्हारा माफियाबाज, तुम्हारा शराब, भूमि घोटाला, तुम्हारा खनन घोटाला, क्या मुख्यमंत्री? अगला सवाल। सबसे यहाँ चंडीगढ़ के पास जहाँ माननीय उमा भारती जी आकर जिस देवी प्रेम सेवा मिशन में ठहरती हैं, उस समस्त कॉलोनी का, उस समस्त आश्रम का सीवर अगर गंगा जी में न जा रहा हो तो मैं सार्वजनिक जीवन से संन्यास लेने के लिए तैयार हूँ। जवाब दीजिए। बिल्कुल झूठा निराधार है, उनका अपना सिस्टम है, एक भी बूंद मलकी गंगा जी में नहीं जा रही है। अगला सवाल। झूठा आरोप है। मैडम मैं इनसे पूछना चाहता हूं पालीवाल जी से, 3-5 साल तक सत्ता की मलाई खाते रहे, शराब घोटाले यहाँ चले, खनन घोटाला चला, भूमि घोटाला चला, जवाब एक लाइन। देखिए बिल्कुल शराब रोकने में हम इसलिए पूरी कोशिश कर रहे हैं और रोक रहे हैं, लेकिन यहाँ का जो विधायक है उसने इतनी गली गली में दारू, वो गली गली में घर घर में दारू बिकवा दी है, घर घर में बच्चे उन्हें बिगाड़ दिए, दारूबाज कर दिए और घर घर में दारू। बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ राज तिलक में शामिल होने के लिए। कल हमारा कारवां पहुंच जाएगा उत्तर प्रदेश, हम होंगे मुजफ्फरनगर में और वहां पर दागेंगे जनता के सवाल नेताओं के सामने। देखते रहिए आज तक।